हेलो दोस्तों। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यार। ठीक है, अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं वो तुम्हें पीछे बैकअप में जब मिल जाएंगे, हम वो चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट। ठीक है, पुराने सिलेबस में देखोगे तो चैप्टर नंबर 10 था, लेकिन अब कुछ चैप्टर डिलीट हो गए तो उससे चैप्टर नंबर 9 बन गए। तो चैप्टर नंबर 9 डैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके दो पार्ट हैं, डैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम यही दोनों का इंट्रो पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम दो पार्ट से डिवाइड करके पढ़ेंगे यार। एक रिफ्लेक्शन पार्ट होगा, एक रिफ्रैक्शन पार्ट होगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि रिफ्लेक्शन पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, रिफ्रैक्शन पार्ट में क्या क्या पढ़नी है, कैसे ये डिवाइडेड है। लेकिन आज जो मेन क्लास है वो है इंट्रो के लिए। जैसे आज हम पढ़ेंगे लाइट का इंट्रो और फिर बाद में धीरे धीरे आएंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9 लाइट। ठीक, और मैं होप ये कर रहा हूँ कि पीछे के जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके हर वीडियो के लास्ट में, बीच में भी हो सकता है कि उन बाकी पार्ट्स में भी डाल दिया हो, लेकिन हर वीडियो चैप्टर के लास्ट जो वीडियो होगी उसके आपके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लास्ट वीडियो वरना सेकंड लास्ट वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, मतलब लास्ट वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहली वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो उनमें भी कई सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम डालते रहते हैं, वो सब होता रहेगा। ठीक, लेकिन अभी शुरू करते हैं हम लाइट चैप्टर। सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है यार। ठीक है, बाकी चीज़ें तो समझ में आ जाएगी, लेकिन लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो देखो यार, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स अस एबल टू सी। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें देखने के लायक बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, लाइट। मतलब आप कुछ भी चीज़ें देख पा रहे हो, आप मुझे देख रहे हो या फिर अपने आसपास किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, तो आप किस वजह से देख पा रहे हो, क्योंकि उस पर लाइट पड़ रही है। ठीक है, और तब जाके आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। तो लाइट आपको एबल बना रही है कि आप देख सको। समझ में आ गया। लेकिन आप किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हो, जब लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तब, या ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वहाँ से लाइट टकरा कर आपकी आंखों में आती है। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले लाइट इस पर पड़ेगी और यहाँ से टकरा के आपकी आंखों में जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी हम आएंगे रिफ्लेक्शन पार्ट पे। लेकिन लाइट जो है किसी चीज़ पे टकराती है और फिर आपकी आंखों पे आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो ये गलत है। फॉर एग्जांपल आप एक डार्क रूम में गए, ठीक है, और आपके हाथ में एक टॉर्च है, मोबाइल में टॉर्च है, कैसे भी टॉर्च है, तो आप टॉर्च को अपनी आंखों पे मारते हो? नहीं भाई, आप ऑब्जेक्ट में मारते हो ताकि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़े और अपनी आंखों पे आए। अगर आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही होती तब आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती, तब तो आप अपनी आंखों पे टॉर्च मारते, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सॉरी, जिसकी वजह से आप देख पाते हो। और ये लाइट जब ऑब्जेक्ट पे जाके गिरती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। आता क्लियर है? सुनो जरा ध्यान से। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब लाइट के कॉन्सेप्ट्स में ना इसके लिए बहुत सारी डेफिनेशन है। मतलब कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो लाइट है ना वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके फॉर्म में ट्रैवल करती है। और कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो बोलते हैं कि वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन मॉडर्न थियरी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। मैं तुम्हें दोनों का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, लाइट एक पार्टिकल की तरह है। कैसे? तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी आपके रूम में एक बल्ब है, एक ट्यूब लाइट है, या फिर मान लो सन है अल्टीमेट। ठीक है, सन से जो लाइट आ रही है तो वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आ रही है। उसका कहने का मतलब ये है कि सन से लाइट निकली, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आप तक पहुँच रही है। और छोटे छोटे पैकेट्स का नाम भी रखा हुआ है, छोटे छोटे पैकेट्स का नाम रखा हुआ है। जैसे मान लो ये फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स का नाम रखा हुआ है फोटोन। क्या नाम रखा हुआ है इनका? फोटोन। तो फोटोन इज़ अ फॉर्म ऑफ छोटा सा पार्टिकल विद एनर्जी जो आपको देखने के लायक बना रहा है। तो किसी पार्टिकल पड़ता है वहाँ से टकरा के आपकी आंखों में आता है। ठीक है, मतलब तो छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में लाइट ट्रैवल कर रही है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है। अब हमारे पास दो तरह की वेव है। अगर तुम्हें 9th क्लास थोड़ा सा याद है तो तुमने पढ़ा होगा वेव दो तरह की होती है। ठीक है, वेव का मतलब क्या होता है जिसके पास एक क्रेस्ट पॉइंट और एक ड्रॉप पॉइंट हो। ठीक, छोड़ो, वेव जो होती है ना यार, तो दिमाग लगाओ जरा। वेव आपने 9th क्लास में दो तरह की पढ़ी है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अभी हम उस पर भी आएंगे। लेकिन दो तरह के साइंटिस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि लाइट जो है उस तरीके से ट्रैवल करती है पार्टिकल फॉर्म में, या फिर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। असलियत में क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना वो वेव की तरह ट्रैवल करते हैं, असलियत में ऐसे ट्रैवल करती है लाइट। ठीक, तो दोनों सही है। लेकिन वेव की बात करते हैं तो वेव दो तरीके की है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है,
अब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का अंतर क्या है, मैं तुम्हें एग्जांपल की तो समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हें 9th क्लास अगर याद है तो, अगर जिसको पता अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें 9th क्लास के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक पहले तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेव बनाते हैं। अब जो पार्टिकल्स है और जो वेव है अगर एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही है तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मतलब समझो पार्टिकल है मान लो ये, ठीक है, तो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल मान लो ये इस हाथ से दिखा रहा हूँ मैं, इस हाथ से वेव दिखा रहा हूँ, तो पार्टिकल जो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझ में आ गया। और वेव भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो देखो पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं और वेव भी इधर जा रही है, तो दोनों पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, समझ में आ गया। लेकिन अगर पार्टिकल्स मान लो ऐसे जा रहे हैं और जो वेव है वो परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रही है, फिर उल्टा कर दो, लेकिन एक चीज़ पैरेलल जा रही है, मतलब एक चीज़ नॉर्मल मूव कर रही है और ये परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे ट्रैवल कर रही है तो एक चीज़ परपेंडिकुलरली ये ऐसे जा रही है और ये परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव है। कहने का मतलब पार्टिकल्स और वेव अगर दूसरे के पैरेलल है तो लॉन्गिट्यूडनल, और पार्टिकल्स और वेव अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स। तो पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं और वेव ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो देख रहे दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, दोनों देखो पैरेलल जा रहे हैं, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। दूसरी बात, लेकिन अगर पार्टिकल्स और वेव परपेंडिकुलरली जा रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है लाइट, ठीक है। तो अब तुम इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल हैं, तो अगर मैं एक जगह से सैंड पार्टिकल्स को फेंकूँ तो छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो फोटॉन्स हैं, समझ में आ गया। अब लेकिन अगर मैं उन पार्टिकल्स को एक, मान लो ये फॉर एग्जांपल एक ट्यूब है छोटी सी, इसके अंदर से भेज रहा हूँ, तो आपको पार्टिकल्स थोड़ी दिखाई देंगे, आपको क्या दिखाई देगा, आपको नॉर्मल वेव दिखाई देगी। आपको ऐसा दिखेगा कि पार्टिकल कांस्टेंट जा रहे हैं, तो इतने सारे फोटॉन्स निकलते हैं लाइट से, वहाँ से सोर्स से, कि वो लाइट कांस्टेंट दिखाई देती है, जबकि वो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जैसे मैं रेत को फेंक रहा हूँ, सैंड के पार्टिकल, तो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं खाली ट्यूब के थ्रू वेव पार्टिकल्स को भेज रहा हूँ, रेत सैंड को भेज रहा हूँ, तो आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। तो ऐसी लाइट है, समझ में आ गया। बस अंतर ये है कि जो पार्टिकल्स जा रहे हैं, फोटॉन्स जा रहे हैं, वो वेव की तरफ से ट्रैवल करने लग जाते हैं। तो लाइट हैव डुअल नेचर, ठीक है, क्या नाम है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। इतना क्लियर है। तो दोबारा समझते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, और लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है। पार्टिकल्स अलग अलग लाइट, मतलब अलग अलग जो आपको पार्टिकल कलर दिखाई दे रहे हैं वो भी आपकी आई करती है, वो आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। कहने का मतलब ये कि जो भी लाइट आपको दिखाई दे रही है वो आपके आइज़ डिटेक्ट करते हैं, आपके आइज़ में सेल हैं जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, रॉड सेल और कॉन सेल, वो लाइट को डिटेक्ट करेंगे, वो अलग बात है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये है इंट्रो यहाँ तक का। अच्छा, दूसरी बात, लाइट जब ट्रैवल करती है तो लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ी से कैसे ट्रैवल करती है। देखो यार, जब आप भाग रहे होते हो या चल रहे होते हो, तो जैसे रोड पे आप भागोगे वैसी आपकी स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल आप सैंड पर भाग रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम होगी। लेकिन आप कंक्रीट रोड पे भाग रहे हो तो वो ज़्यादा फोर्स पैदा करेगा, तो इसलिए आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। वैसे लाइट के साथ भी है। लाइट का मीडियम जैसे जैसे चेंज होता है ना, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी चेंज होती है। लेकिन लाइट की जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है वो होती है वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब आउटर स्पेस, वहाँ पर कोई भी उसको रोकने वाला है नहीं, तो वहाँ पर उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेयर में एयर में आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम, हम लगभग सेम ही मानते हैं। वैसे 1.8 × 10⁸ है वो, लेकिन लगभग सेम ही मानते हैं, ठीक है। तो जब तक आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक हम सेम ही मानते हैं। तो वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो लगभग सेम होती है। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें एबल बनाती है। लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल नेचर दिखाती है, ठीक है, और वो एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। इतना क्लियर है, जिसके अंदर वेव और पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो लाइट है उसकी स्पीड जो होती है वो हाईएस्ट होती है वैक्यूम में, क्योंकि उसके अंदर रुकावट कोई नहीं होती। वैक्यूम में कोई है नहीं ना रोकने के लिए। वैक्यूम मतलब आउटर स्पेस, वहाँ पे पार्टिकल कुछ भी नहीं है। जो लाइट ट्रैवल करेगी वो सीधा ट्रैवल करेगी। और एक बात और याद रखना, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। मतलब ये कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड के लिए आपके आसपास हवा होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स तो वाइब्रेशंस आगे पास ऑन करते तो आपको सुनाई देता है। लाइट को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेस में लाइट ट्रैवल कर रही है। बस लाइट आपको दिखाई तब देगी या फिर लाइट का पाथ तब दिखाई देगा जब उस पर वो किसी पार्टिकल पर जाके गिरेगी, ठीक है। तो इसीलिए आउटर स्पेस में इतना बड़ा सूरज चमक रहा है, अंधेरा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है उसको लाइट को स्कैटर करने के लिए। आपके रूम के अंदर अगर लाइट बंद कर दी जाए तो स्कैटरिंग बंद हो जाएगी। तो लेकिन लाइट तो सोर्स से निकल रही है ना, लाइट एक सोर्स से निकल रही है, लेकिन लाइट पूरे रूम में वाइट या फिर येलोइश क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल पे लाइट पड़ रही है और वो फैल रही है। अगर आपके रूम से सारे पार्टिकल हटा दिए जाएँ तो लाइट तो जलेगी और फिर आपको वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जिस पर लाइट पड़ रही होगी, आसपास कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे स्पेस में होता है कि लाइट, सूरज इतना बड़ा चमक रहा है लेकिन प्लैनेट्स वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन पर लाइट पड़ रही है और वो लाइट एमिट कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात आती है लाइट के दो कॉन्सेप्ट से, डेट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन।
मेरे हिसाब से लाइट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो और एक्सप्लेनेशन कर देंगे, कमेंट में डालना, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास दो टर्म है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन, समझो ज़रा ध्यान से। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो यार, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, डेट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। और इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और क्या नाम है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, लाइट आई, ठीक है, लाइट टकराई और टकराकर बाउंस बैक हो गई, वापस चली गई, इसको कहते हैं क्या नाम है, रिफ्लेक्शन। लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, डेट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर है बात? आपको आसपास कोई भी चीज़ दिखाई दे रही हो तो वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखा रही है, समझ में आ गया? हम इसको समझने के लिए मिरर का यूज़ करेंगे, मतलब हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना के लिए मिरर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मिरर के अंदर पॉलिश सरफेस सही से होती है और सही से रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखाता है, इसीलिए। लेकिन आपके आसपास की हर एक चीज़ क्या दिखा रही है? रिफ्लेक्शन फिनोमेना दिखा रही है। इस रूम में अगर मैं हूँ तो मेरे पे लाइट पड़ रही है, फिर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे कुछ भी, कोई भी कैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि एक सरफेस पे लाइट टकराती है और टकरा के वापस जाती है। क्लियर? इसके लिए जो सरफेस होना चाहिए वो ओपैक होना चाहिए, मतलब आर पार लाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, अगर सरफेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट आएगी, टकराएगी और आर पार हो जाएगी, ठीक है। हल्का सा बेंड होके क्या होगी? लाइट आर पार हो जाएगी। बेंड क्यों होती है, कैसे होती है? वो रिफ्रैक्शन का पार्ट है, लेकिन लाइट आर पार हो रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो लाइट आई, टकराई और टकरा के वापस चली गई, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट आई, टकराई और टकरा के आर पार हो गई, डेट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये दो फिनोमेना है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप मिरर का यूज़ करोगे और रिफ्रैक्शन को समझने के हम यूज़ करेंगे लेंसेज का, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर? धीरे धीरे चैप्टर में आएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आएगी, लेकिन हम जो पहले पार्ट खत्म करेंगे वो रिफ्लेक्शन पार्ट को ख़त्म करेंगे। क्लियर? अगली क्लास से वो शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने के लायक बनाती है। लाइट जब एक सरफेस पे पड़ती है और टकरा के वापस आ रही है तो रिफ्लेक्शन, लेकिन लाइट अगर आर पार हो रही है तो रिफ्रैक्शन। इतना क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। अब हमको सिर्फ समझना है रिफ्लेक्शन को यार, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मिरर के बारे में, ठीक है। तो मिरर क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जो एक साइड से तो शाइनिंग है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल इसकी शाइनिंग सरफेस है, लेकिन इसकी दूसरी साइड क्या होती है? पेंटेड सरफेस होती है, ठीक है। पेंटेड सरफेस क्यों है? क्योंकि इस तरफ से लाइट जो है वो आर पार ना हो जाए, ठीक है। तो लाइट आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसकी एक साइड सरफेस क्या है? शाइनी है और एक साइड पेंटेड है। तो इसका मतलब अगर मान लो ये ऐसे मिरर है तो उसकी एक साइड पे पेंट किया जाएगा। पेंट को दिखाने के लिए हम ऐसे छोटी छोटी लाइंस बना देते हैं, इधर की तरफ पेंट हो रखा है, तो लाइट हमेशा कहाँ से आएगी? दूसरी साइड से आएगी। पक्का क्लियर है? तो अगर पेंट दूसरी साइड पर हो रखा है तो लाइट हमेशा इधर से आएगी, इधर आएगी, इधर से टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो हमको मिरर तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर लाइट आती है और कोई भी सरफेस, जरूरी नहीं है मिरर, कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्शन दिखाता है वो दो लॉज को फॉलो करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉ है? दो, और ये लॉ याद रखना हर किसी पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी सरफेस रिफ्लेक्शन दिखाता है ये लॉ सब पे अप्लाई होते हैं। वो बात अलग है कि हम समझने के लिए मिरर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होते हैं। समझ आ गया ना क्या वाला? सुनो ज़रा ध्यान से। पहला लॉ ये कहता है कि अगर एक सरफेस है, पहले सरफेस समझ लो, चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है और ये इस पर पेंट हो रखा है, तो ये मिरर हो गया और इसकी एक साइड पर क्या हो रखा है? पेंट हो रखा है। पेंट अगर इधर की तरफ हो रहा है तो लाइट कहाँ से आएगी? इधर की तरफ से आएगी। पक्का क्लियर है? तो समझो ज़रा ध्यान से। पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई रे इंसिडेंट है ऑन द सरफेस ऑफ मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी है आपकी, ठीक है, हम यहाँ पे मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई रे आप टॉर्च लेते हो और अपनी टॉर्च से लेके उसको फेंकते हो। देखो यार एक चीज़ याद रखना, ये जो आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसको डील किया था ऑप्टिक्स में,
तो ब्रांच ऑफ क्या नाम है फिजिक्स विच लाइट एंड कॉन्सेप्ट, तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। और ऑप्टिक्स में याद रखना, ये जो हम एरोज यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आप एरोज की डायरेक्शन बदल दोगे, सारी कहानी बदल जाएगी। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, इसलिए याद रखना, मतलब एरोज का ध्यान आपको स्पेशली रखना है। क्लियर है बात, समझो। तो एक सरफेस में लाइट पड़ी, लाइट टकरा कर वापस जाएगी, ठीक है। तो जो लाइट, मान लो आपके पास एक टॉर्च है, आपने अपनी टॉर्च ली और टॉर्च से लाइट इस पर फेंकना चालू करा, तो जो रे आप फेंक रहे हो वो है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे है जो आप फेंक रहे हो, लेकिन ये टकरा कर वापस आएगी। तो टकरा कर जब ये वापस आएगी तो इसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम होगा इसका? रिफ्लेक्टेड रे। पक्का क्लियर? इन दोनों एंगल्स को नापने के लिए, मतलब इंसिडेंट रे जो आई है वो किस एंगल पे आई है, रिफ्लेक्टेड रे जो गई है वो किस एंगल पे गई है, इन दोनों को नापने के लिए इसके बीच में से हम एक नॉर्मल लाइन यूज़ करते हैं। नॉर्मल मतलब बिल्कुल नॉर्मल, जिसके थ्रू आप पता लगाओगे कि ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ये कितना एंगल है, ठीक है। जो नॉर्मल बनाया जाता है, याद रखना, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे होगा, अगर सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे होगा। अभी के लिए सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल लाइन, ये क्या है? नॉर्मल लाइन। क्लियर है सारी बातें? इंसिडेंट रे वो रे जो आपने फेंकी है, आपने टॉर्च लिया, आपने रे फेंकी और टकरा के जब वो वापस आई तो वो रिफ्लेक्टेड रे, और उन दोनों को नापने के लिए बीच में नॉर्मल लाइन। पक्का क्लियर है? अब समझो जरा ध्यान से। देखो अब ना एंगल में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। एंगल आपको हमेशा याद रखना है कि जो नॉर्मल रे और आपकी जो मेन रे उसके बीच का एंगल यूज़ करना है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ एंगल कौन सा बताना है, तो आप ये वाला एंगल भी बता सकते हो और ये वाला एंगल भी बता सकते हो, लेकिन ये वाला एंगल एकदम सही है, ये एकदम गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मेन रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है उसका ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। तो नॉर्मल और मेन रे के साथ जो एंगल बनेगा उसका ध्यान रखना है। तो वो एंगल ये है, और एंगल किसके साथ बना है? इंसिडेंट रे के साथ। तो आपने जो एंगल फेंका वो है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये टकरा के रे वापस आई है तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? जिस एंगल से आप रे फेंकोगे, ठीक है, वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकरा के जब लाइट वापस जिस एंगल से आएगी वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर? अब समझो जरा ध्यान से। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से काम करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे समझते हैं। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का अब जो फर्स्ट लॉ है, अब वो लॉ क्या कहता है तो समझो। पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई, मतलब जो एंगल आपने फेंका था, बराबर होगा एंगल आर के जिस एंगल से लाइट टकरा के वापस बाहर आई है। समझ में आ गया? तो एंगल आई बराबर होता है किसके? एंगल आर के, ठीक है। डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब जब आपने लाइट अपने टॉर्च ली और आपने जब लाइट फेंकी थी, मान लो 60 डिग्री था, तो जो लाइट टकरा के वापस आएगी वो भी 60 डिग्री से ही वापस आएगी। आपने जो रे फेंकी थी, मान लो फॉर एग्जांपल 40 डिग्री थी, ठीक है, तो जो रे निकल कर आएगी वो 40 डिग्री पे ही निकल कर आएगी, ठीक है। आप इसको 10 डिग्री कर दो तो 10 डिग्री से बाहर आएगा, इसको 20 कर दो 20 से आएगा, 30 से कर दो 30 से आएगा, ठीक है, 70 कर दो 70 से बाहर आएगा। तो जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे को चेंज करोगे, ठीक है, एंगल को चेंज करोगे, वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज होगी, रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा, और वो बिल्कुल बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यही है फर्स्ट लॉ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। ये सारी रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे आके मिल रही है। तो यहाँ से जो भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? दोनों तरफ के बिल्कुल बराबर होंगे। ये कहता है फर्स्ट लॉ। अब आप कोई सा भी सरफेस ले लो, चाहे आप जिगजैग सरफेस क्यों ना ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो मिरर यूज़ करा वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, पीछे की तरफ तो इसके पेंट और है, इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है। इस पर भी अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे, जिस एंगल से ये फेंकोगे उसी एंगल से लाइट वापस जाएगी और नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है। तो हमेशा ये एंगल बराबर ही होगा, ये कंफर्म है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इंसिडेंट रे हमेशा बराबर होती है, इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। क्लियर? सेकंड लॉ तो और आसान है। सेकंड लॉ ये कहता है कि आपने जो 3 रे यूज़ करी हैं, डेट इज इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों की तीनों किस में लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई करती है, ठीक है। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सरफेस है, प्लेन का मतलब एक सरफेस एरिया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे भी इधर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इधर से आ रही है, और नॉर्मल लाइन भी इधर है। तो तीनों की तीनों रे कहाँ पे लाई करती हैं? सेम साइड ऑफ द प्लेन लाई करती हैं, सेम सरफेस पे लाई करती हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है दोस्तों क्या नाम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। इतना क्लियर है? खत्म, ठीक।
अब इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्लेन मिरर, ताकि ये प्लेन मिरर एक पार्ट में ख़त्म हो जाए, फिर हम सीधा स्फेरिकल मिरर यूज़ करें, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में करेंगे स्फेरिकल मिरर शुरू, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर का इंट्रो, ठीक है। आराम से चलेंगे, पूरा आराम से ख़त्म करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, बाकी हम धीरे धीरे सॉल्व करते ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, प्लीज़ उनके रिवीजन सेशन रखो अपने लिए, ठीक है। एक दिन बैठो और पूरा ख़त्म करो उसको, ताकि आपके वो चैप्टर्स कंप्लीट सच में हो, मेरी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से भी हो, ठीक है। चलो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।